कि सबसे पहले आप यही बता दें कि क्या रिएक्शन है आपका इस पर, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जिन मुद्दों पर घेरने का प्रयास आप भाजपा को कर रहे हैं उसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि है तो चुनावी साल, नवराज्य भी और 2024 भी, इसी को साथ कर भाजपा ने बजट पेश भी किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी को घेरने में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि विपक्ष के नाते हमारा धर्म है कि जनता के बीच में सरकार की सच्चाइयों को उजागर करना, जनता जिन मुद्दों से त्रस्त है उन मुद्दों को लेकर संघर्ष करना। हम बजट को लेकर पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं वो दोहरी नीतियां हैं, दोगली नीतियां हैं। वो एक हाथ से जनता की जेब काटने का काम करती है, उनकी जेब से 1000 रुपए निकाल लेती है और फिर उन्हें 100 रुपए देकर ये दावा करती है कि वो जनता का भला कर रही है। खुद इस देश की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोग यानी कि 80 करोड़ जनता, सरकार के मुताबिक 125 करोड़ देश की जनता मानी जाती है। उन परिस्थितियों में अगर हम बच्चे वगैरह को निकाल लें तो इसका मतलब ये है कि अधिकांश जनता जो है सरकार के गेहूं पर निर्भर है। तो ये देश के हालात हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से जनता को राहत नाम की कोई चीज है नहीं। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं बड़े सही तरीके से कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का गुजारा चलता है 1 लाख रुपए में, आज महंगाई बढ़कर 3 लाख रुपए हो गई, तो यानी कि जनता के लिए जो महंगाई बढ़ी है वो कई सौ गुना बढ़ी है। जैसे 70 रुपए लीटर का जो सरसों का तेल था वो 210 तक भी पहुंचा, 220 तक भी पहुंचा। तो उन अनुपात में जो राहत मिलनी चाहिए थी वो तो राहत कुछ है नहीं। इसके अलावा सरकार ये जो 7 लाख का दावा कर रही है, इसकी आड़ में सरकार जो बचत योजनाओं को प्रोत्साहन मिलता था, जो लोगों को एक तरीके से नए मकान की खरीद में जो टैक्स रिबेट वगैरह थी, अब लोग शायद उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। और सीधी बात है, जिस तरह सरकार की नीति है कर्जा लो घी पियो, इस तरह से जनता को भी कर्जे की आदत में डुबोना चाहते हैं। तो ये बजट फेल बजट है। न इससे किसानों को कोई लाभ होने वाला है, न इससे आम जनता को कोई लाभ होने वाला है, न इससे औद्योगिक जगत को कोई लाभ होने वाला है, क्योंकि औद्योगिक जगत में भी सरकार की नीतियां केवल चंद पूंजीपतियों तक सीमित है, जिसके कारण जो मध्यम वर्ग है, चाहे वो उद्योग जगत का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे व्यापार जगत का हो, हर क्षेत्र में आम जनता और गरीब जनता पिस रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आम जनता की अपेक्षाएं थी सरकार से वो ये थी कि भी आप हमें लूटना बंद कर दीजिए, आप हमें टैक्स में बेशक छूट ना दें, लेकिन हमें लूट और जो महंगाई इनसे छुटकारा दिलाइए। लूट कैसी लूट कि देखिए, इस देश की सरकार का फर्ज बनता है कि वो हर परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं दे। सरकार विफल रहती है, लोगों को मेडिक्लेम कराना पड़ता है, उस मेडिक्लेम पर सरकार ने टैक्स लगा दिया है। कुछ साल पहले जो मेडिक्लेम 10,000 कीमत में होता था वो लोगों को 20-20, 25-25 हजार में कराना पड़ता है। इस तरह से LIC के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। इस तरह से गाड़ियों की इन्होंने समय सीमा निर्धारित कर दी 10 और 15 साल। अगर एक गाड़ी 10 साल में मात्र 20,000 50,000 किलोमीटर चली है तो क्यों उसे नष्ट किया जाए? आम आदमी कहां से 10-10 लाख रुपए गाड़ी के लिए लेकर आता रहेगा? कहीं किसी भी रास्ते पर हम निकलते हैं, हर जगह हमें टोल देना पड़ता है। पेट्रोल डीजल के ऊपर आप 100% टैक्स ले रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल पर था, तब कांग्रेस सरकार के समय में यहाँ पर 70 रुपए लीटर पेट्रोल था। भाजपा राज आने के बाद में $30 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल के रेट आ गए, लेकिन कभी भी इन्होंने पेट्रोल डीजल पर जनता को कभी राहत नहीं दी। आज भी $65 प्रति बैरल के आसपास रेट ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बहुत मजबूती से कि ये आपके लिए बजट नहीं है और जनता सुनेगी। देखिए, बात जनता की आज बजट से कोई लेना देना नहीं रह गया। अगर मैं देखूं पिछले काफी समय से जनता का बजट से कई वर्षों से कोई लेना देना नहीं है। जनता किसी भी बजट को इस नजरिए से देखती है कि सरकार की किस नीति से उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है। तो पिछले कई सालों से कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि भाई जनता को फायदा तब महसूस होता है जब उनके जीवन में राहत। ये बजट क्या है? विकास। विकास क्या है? राहत। राहत क्या? जनता को। अगर जनता को राहत नहीं मिलेगी तो उनके लिए बजट का कोई औचित्य है नहीं। सबसे बड़ी आज जो समस्या है वो महंगाई की है, वो रोजगार की है,
वो स्वास्थ्य सुविधाओं की है, वो जो आदमी अपना मकान बनाना चाहता है, आज उन मकानों के रेट एनसीआर में कहां से कहां पहुंचे पड़े हैं, महानगरों में कहां से कहां पहुंचे पड़े हैं, गांव स्तर पर भी क्या स्थिति हो गई है। जब सरकार खुद ये मान रही है कि अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर सरकार के पर जिंदा है, तो आप ये सोचिए वो ना तो कार ले पाने की स्थिति में है, ना वो अपना मकान बनाने की स्थिति में है, ना उनके पास रोजगार है, ना ही कोई और दूसरी चीजें हैं। तो सरकार का काम है राहत देना, सरकार उसमें फेल है। लेकिन सरकार एक काम बखूबी जानती है, क्योंकि खुद अमित शाह जी ने माना था, जब उनसे पूछा गया था कि भाई आपने 2014 के चुनाव में कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो उन्होंने कहा ये हमारा चुनावी जुमला था। उनसे पूछा आपने कहा काले धन लाएंगे, तो चुनावी जुमला था। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो चुनावी जुमला था। तो आप ये देखिए कि ये जो 2024 का बजट है ये भी चुनावी जुमला है। ये एक तरफ कहते हैं कि जीएसटी की जो कलेक्शन है वो रिकॉर्ड तोड़ हुई है। एक मुद्दा और कहूंगा, भाई मुझे एक चीज बताइए, एक 100 रुपए की चीज 300 रुपए की हो गई और उसकी जो सेल है वो आधी रह गई, हम इसे 150 ही मान लेते हैं। तो उन परिस्थितियों में सरकार की टैक्स कलेक्शन में तो कोई कमी आने वाली नहीं है। क्यों? सरकार को 300 गुना महंगाई होने के चलते वो टैक्स 300 गुना हो गया, तो सरकार का तो रिकॉर्ड इसलिए बढ़ रहा है, लेकिन आम जनता मर रही है हर मोर्चे पर। खाली पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लीजिए, किराए कितने महंगे हो गए, रेलों में बुजुर्गों की इन्होंने सुविधाएं खत्म कर दी। हम ये जरूर स्टूडियो में बैठ के समझ सकते हैं, लेकिन ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी जनता को समझाने की होगी। सुमित सर, नहीं, आपके चैनल की भी जिम्मेवारी है जो हम आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जी विजय जी सुमित जी, मैं ये कह रहा था कि जो देश है जिसमें ये बात करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो ये जो सरकार जनता से टैक्स वसूल रही है, क्या इस टैक्स के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है? ये जो एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात कर रहे हैं, या फिर विदेशों से कर्जा लिया जा रहा है? अगर 70 साल में देश के ऊपर 40 लाख करोड़ का कर्जा हुआ था और मोदी जी के मात्र 8-9 साल के कार्यकाल में ये कर्जा बढ़कर 140 लाख करोड़ हो गया, तो मोदी सरकार को बजट में ये भी बताना चाहिए कि भाई ये पैसा किस तरीके से वापसी होगा, ये देश विदेशी कर्ज से कैसे मुक्त होगा। जब ये लोग विपक्ष में थे तो रुपए की गिरती कीमत की बात किया करते थे, आज जो रुपया रोज गिर रहा है उसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। आप नोएडा, फरीदाबाद, एनसीआर की बात करें, 4.5 तो एक ही भाई। प्रदूषण जो जहर है, जिसमें हम इस जहर भरे वातावरण में रह रहे हैं, एनसीआर के लोगों का भविष्य क्या होगा? देश के ऐसी विभिन्न महानगरों की यही स्थिति है। प्रदूषण पर सरकार कोई बात नहीं करती, पीने के पानी पर कोई बात नहीं करती, जहरीला पानी पीने के लिए हम विवश हैं। तो इन परिस्थितियों में जब देश की जनता कमजोर होगी, देश में रोजगार के अवसर घटेंगे, जो छटनियां आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भारतीयों की कर रही हैं, उन परिस्थितियों में देश के लोगों के पास अगर खाने के लिए नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो मुझे ये बताइए 7 लाख की छूट से क्या फायदा हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अगर महंगाई कई सौ गुना बढ़ चुकी है, छूट की दी, उसमें भी पेट में दर्द हो रहा है आपके विजय भाई। अरे भाई, एक आदमी अगर बेरोजगार कर दिया आपने, अगर किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगार कर दिया है, उसकी कोई इनकम नहीं रही है, तो उसके लिए आयकर की छूट है। या अगर महंगाई बढ़ने से किसी आदमी का महीने का खर्चा 50,000 और बढ़ गया है, तो उसके लिए छूट के मायने क्या है? सुमित जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, बताइए मैं गलत कह रहा हूँ तो? विजय जी, अगर मान लीजिए इनकम टैक्स के कारण आपको 20,000 रुपए एक साल में छूट मिली, और आपकी पर मंथ जो महंगाई के कारण खर्चा है वो 50,000 बढ़ गया, तो बताइए। अब मैं घोटालों का नाम बता रहा हूँ, ये जवाब दे दें एक बात। पीएम केयर से एक घोटाला है, पीएम केयर से एक घोटाला है। सुनिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाना एक घोटाला है, नमामि गंगे परियोजना एक घोटाला है, इस देश में वैक्सीन भी एक घोटाला है, पूरी तरह से शुद्ध घोटाला है। सुमित जी, हकीकत यह है केवल जुमले छोड़े गए, देश की जनता को बेवकूफ बनाया गया। WHO ने शुरू में ही कह दिया था कि कोरोना वायरस का जो वायरस है वो म्यूटेंट कर जाता है, इसलिए उसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। और भारत सरकार की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी वो ये थी कि भारत के अंदर वुहान वाला कोई वायरस का पेशेंट नहीं मिला है। तो कौन से कोरोना की वैक्सीन बनाई इन्होंने?
और मजे की बात यह है अब आप कि जब आधार पूनावाला ने वैक्सीन की घोषणा की कौन से और भारत बायोटेक ने वैक्सीन की घोषणा की, मतलब तो दोनों ने ही एक दूसरे की वैक्सीन की पोल खोली थी। करोड़ों लोगों को वैक्सीन दे दी, बूस्टर डोज। अरे उसी वैक्सीन के कारण लाखों लोग मर गए इस देश में। और ये किस अंधेरे में खोले? उसी वैक्सीन के कारण जो वायरस पैदा हुआ था उसको पश्चिमी देशों ने इंडियन वायरस कहा और भारत सरकार के विरोध के बाद में उसे डेल्टा 1 वायरस नाम दिया गया उसका। कारण श्रीमान जी, सच्चाई यह है कि मोदी सरकार जुमले छोड़ती है, झूठ बोलती है, लोगों की आंखों में धूल झोंकती है, लेकिन कब तक? कहते हैं पाप का घड़ा भी भरकर फूटता है, तो इनके पाप के घड़े का भरकर फूटने का नंबर आ चुका है। जब जनता के निजी जीवन पर रोटी और रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा, जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही होगी, तो निश्चित तौर पर इनकी ये जो पाप की दुकान है वो चलेगी नहीं। आज जनता त्रस्त है, इतनी त्रस्त है कि लोगों के ऊपर टैक्सों की मार ही मार है, चाहे वो जीएसटी की हो। देखिए जीएसटी का सबूत देता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो ये लोग 18% जीएसटी तक का भी विरोध करते थे, 14% का भी विरोध करते थे। सत्ता में आती 28% से जीएसटी लगा रखी है और पेट्रोल डीजल को उससे बाहर निकालकर उसके ऊपर तो ये 100% तक जीएसटी वसूल रहे एक तरीके से। इसके अलावा ये लोग 49% विदेशी पूंजी निवेश का विरोध करते थे भारत के अंदर, स्वदेशी की बात करते थे। आज अनेकों कंपनियों में, अनेक क्षेत्रों में इन्होंने 100% तक एफडीआई लागू कर दी है। तो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने देश की सारी अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हवाले करने का काम कर रखा है। पिछले दिनों इन्होंने जो बैंकों का जो सेंट्रलाइजेशन करने की बात की, वो केवल घोटालों को छुपाने की साजिश थी। घोटाले क्या कि जो बैंक डूब रहे हैं, जो सरकार के इशारे पर जिन्होंने कर्जा दिया, कर्जा वापस नहीं आया, चाहे वो मुद्रा लोन का था चाहे दूसरे लोन का था, उन सब सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया, जिससे कि डूबते हुए बैंकों को प्रॉफिट वाले बैंकों के साथ विलय करके सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके।